मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। आज यहाँ मंगल है और 11 अप्रैल है। इस वक्त टाइम यहाँ हो रहा है 12:38 दोपहर के। कल मैंने एक पोस्ट किया फौरी तौर पे, और वो मेरा रद्द-ए-अमल था जब मैंने अचानक टीवी स्क्रीन पर पाकिस्तान के नेशनल असेंबली, कौमी असेंबली के हॉल में खड़े हुए एक शख्स को तकरीर करते हुए देखा, जिसके बराबर में आसिफ जरदारी, दूसरी जानिब शहबाज शरीफ, और फिर फजल रहमान का बेटा, और सारे फ्रॉडिये वो उनके चारों तरफ बैठे हुए थे और वो तकरीर कर रहे थे। तो ये जस्टिस फाइज ईसा हैं, काजी फाइज ईसा रादर। अब इनकी फैमिली के आगे काजी लगा हुआ है, और काजी का मतलब होता है जज और मुंसिफ, और ये हैं भी सुप्रीम कोर्ट के जज। तो अब मैंने परसों एक वीलॉग भी किया था, और मैंने उस वीलॉग में जिसका टाइटल था और कौन कौन नंगा होना बाकी रह गया है, तो मैंने उसमें ये कहा था कि अभी आपको और भी लोग नंगे होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कुदरत का एक निज़ाम है। मैं अक्सर अपने वीलॉग्स में कहता हूँ, जो तारीख की हकीकत है, रियलिटीज़ हैं जो तारीख में वाक़यात हुए हैं, जिन जिन ने जिन्हें जिन्हों जि, जिन जिस जिस शख्सियात ने पाकिस्तान के साथ खेला, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान के टुकड़े करने में कलीदी किरदार अदा किया, उनका हशर दुनिया ने देखा, और स्याह हुर्फों से उनकी तारीख लिखी गई। मुजीबुर रहमान को हुकूमत नहीं दी गई, गो के एक बड़ी पार्टी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी अवामी लीग के वो सरबराह थे, सदर थे, और इलेक्शन जीत कर आए थे, सबसे ज़्यादा सीटें ली थी। तो उनको पाकिस्तान का इक़्तिदार नहीं दिया गया, क्योंकि उस वक्त की गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि इक़्तिदार जो है वो ईस्ट पाकिस्तान के हाथ में जाए, भले उसके लिए ईस्ट पाकिस्तान की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। तो उस वक्त के जो हुक्मरान थे, जिस पर मैं बहुत सारी वीडियो कर चुका हूँ, और उन्होंने ये कबूल किया कि पाकिस्तान दो टुकड़े हो जाए, लेकिन हमने मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों को इक़्तिदार नहीं देना, वहाँ के लीडरों को, और उनकी इस तरह से उनकी इंसल्ट की गई, तौहीन की गई कि उनको पाकिस्तान के अवाम थे वो भूखे बंगाली कहा गया। और उन्होंने कहा, जब वो बन गया बांग्लादेश, तो बहुत से ने कहा अच्छा हुआ जान छुट गई। खैर, मुजीबुर रहमान ने अपने लोगों के लिए आज़ादी दिलवाई उनको, और मशरक़ी पाकिस्तान अलग करके बांग्लादेश बना दिया। लेकिन वो आखिरी वक्त तक ये कहते रहे कि देखो, अगर आप लोगों ने नहीं सुना, हमें इक़्तिदार नहीं दिया, असेंबली नहीं बुलाई, तो मेरे हाथ में चीज़ नहीं रहेगी, क्योंकि फिर जो बंगाली अवाम है, जो मशरक़ी पाकिस्तान की अवाम है, वो आज़ादी के लिए नारे लगाएगी, और मेरे हाथ से चीज़ें निकल जाएंगी, और मुझे अपनी आवाम को देखना है, जिन्होंने मुझे वोट देकर मुझे सबसे बड़ी जीत दी है पाकिस्तान में। मैं फिर कुछ नहीं कर सकूंगा। लेकिन नहीं सुनी गई, फिर मजबूरन, और उन पर केस बनाए गए गद्दारी के, उनको जेल में बंद किया गया। वो किसी तरह से इंग्लैंड चले गए, उनको यहाँ से निकाल दिया गया पाकिस्तान से, और फिर उन्होंने मूवमेंट चलाई, और फिर उसमें इंडिया ने भी किरदार अदा किया। लेकिन जो आखिरी अंजाम थे, जाहिर है कि पाकिस्तान टूटने में मुजीबुर रहमान का भी उस लिहाज से हाथ था। हुआ क्या, बांग्लादेश बन गया। उसके बाद में काफ़ी अरसे बाद वहाँ की जो आर्मी के चीफ थे ज़ियाउर रहमान, उनकी जब हुकूमत थी, इनकी हुकूमत चली गई थी, आर्मी की हुकूमत आ गई थी, तो उनको गोलियों से छन्नी कर दिया गया उनके अपने रिहाइशगाह पे। 3 दिन उनकी लाश पड़ी रही। दूसरी तरफ मगरबी पाकिस्तान में क्या हुआ, जो एक कलीदी किरदार था फौज के साथ, और फौज की नर्सरी से निकला था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिसको ये आगे लेकर आए थे कि हम तुम्हें वज़ीर आज़म बना देंगे, बस हमारे साथ लगे रहो, वज़ीर आज़म बन जाओगे। जो देरीन ख्वाहिश थी भुट्टो की, मैं उसके बारे में वीलॉग कर चुका हूँ, आर्टिकल लिख चुका हूँ, उसकी तारीख पढ़ लें। मेरे नज़दीक लोग बहुत तारीफ़ें करते हैं, और अभी पार्लियामेंट में 50वीं सालगिरह मनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की।
मैं इस पे कई वीलॉग कर चुका हूँ। सालगिरह तो मनाई गई और उसमें काजी ईसा जैसे जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, मैं उनके बारे में बताता हूँ अभी आपको। उनको भी बुलाया गया और सब ने कहा कि जी वो हमारी इसकी सालगिरह है। सालगिरह बेसिकली उस कानून की है 73 का, जिसकी बदौलत आपने मशरकी पाकिस्तान अलग किया। मशरकी पाकिस्तान की कीमत देकर आपने 73 का आइन बनाया ताकि आपकी मगरबी पाकिस्तान पे हुकूमत कायम हो। अगर मशरकी पाकिस्तान होता, मुजीब को हुकूमत दी जाती, तो ये 73 का आइन की शक्ल या तो कुछ और होती या फिर पुराना आइन 56 का उसको रीइंस्टेट किया जाता, क्योंकि 56 के आइन को फिर अयूब खान ने उस आइन को चेंज किया, उसको तोड़ा, एक नया आइन बनाया 1962 में। और कन्वेंशन मुस्लिम लीग जो अयूब खान ने बनाई थी, उसके तहत लोकल बॉडीज इलेक्शन कराए, सदारती निज़ाम मुल्क में ले आया और वो खुद पाकिस्तान का सदर बन गया। और उसके बाद में 56 का आइन उन्होंने वाइंड अप करके 62 का आइन बनाया। उस आइन के तहत इलेक्शन हुए। फातिमा जिन्ना अपोजिशन में खड़ी हुई, मादर मिल्लत मोहम्मद अली फातिमा जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना की सगी बहन, जिनकी कुर्बानियाँ और जिनकी खिदमत उन्होंने पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान में लगा दी, उसका कोई नेमुल बदल या ऐसी खातून कम किसी और पाकिस्तान की खातून को उनके सामने खड़ा नहीं कर सकते। उनको गद्दार करार दिया गया, उनको नज़रबंद किया गया, उन पे एब्डोमन लगाया कि वो मीडिया में बात नहीं कर सकती आके, पाबंदी लगा दी। और उस वक्त रेडियो था और प्रिंट मीडिया था, तो इसी तरह की पाबंदियां लगा दी जैसा कि आज इमरान खान पे लगी हुई है कि उसकी शक्ल भी आप स्क्रीन पे ना दिखाएं, वो जिस कार्रवाई में जिस जलसे में हो जहां पर भी हो बैन कर दें। ये पहले भी कर चुके हैं, ये कई दफा कर चुके हैं, ये 70 साल से जो हुक्मरानी कर रहे हैं। और आज इन्होंने एक बदमाश टोले को, क्राइम पेशा लोगों को इन्होंने हुकूमत दी। 1 साल में पाकिस्तान को फकीर बना दिया, पाकिस्तान को रुसवा कर दिया, पाकिस्तान को जलील कर दिया, पाकिस्तान को ये खुश हैं। ये जाके जगह जगह शहबाज शरीफ नाम नेहाद फ्रॉड के जरिए वजीर आजम बनने वाला शख्स हर मुल्क में जाके, जो मुल्क हमसे मदद मांगते थे, जिनका दिफा हम करते थे, सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट की रियासतों का पाकिस्तान दिफा करता था, इज्जत थी, बड़े वकार के साथ सऊदी अरब बात करता था, तमीज के साथ। आज उसने भीख देने से, इमदाद देने से मना कर दिया कि जाओ पहले IMF से लेकर आओ। तो लेकिन ये जानबूझ के कर रहे हैं, क्यों? कि इन्होंने पाकिस्तान तोड़ना है। ये बात मैं 2 साल से कह रहा हूं कि ये एक इंटरनेशनल एजेंडा है, उनके तहत इसको लाया गया है। और इमरान खान भी अब ये बातें कर रहे हैं, पहले वो थोड़ी इशारे किनारे में बात कर रहे थे, लेकिन इमरान खान खुल के सामने आए, पूरी कौम को बताया, पूरी कौम को शऊर दिया। कोई माने या नहीं माने, मुझे इससे कुछ नहीं। मैं पाकिस्तान के हक में जो बात है और जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है, जो पाकिस्तान को बचाने की कोशिश कर रहा है, मेरे नजदीक मैं उसकी बात करूंगा। और जो पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, मैं उसको भी ला के जलील करूंगा। तो अब मैंने अपने प्रोग्राम में ये कहा था, पिछले वाले में वीलॉग में, कि ये उसका उन्वान था कि और कौन कौन नंगा होगा। तो एक और नंगा सामने आ गया। तो जब मैंने वो देखा कल रात को, तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उसी वक्त मैंने पोस्ट लगाया। ये मैंने पोस्ट लगाया कि काजी ईसा ने आज साबित कर दिया कि वो एक जानिबदार और बददियानत शख्स हैं। जज काजी फाइज ईसा का एक मुतनाज़ा पार्लियामेंट में जाकर आसिफ जरदारी के साथ बैठकर एक फ्रॉडी वजीर आजम शहबाज शरीफ की तारीफ करना और एक सियासी तकरीर करना, ये साबित करता है कि ये जज एक फितना शख्स है। इसको अपने बाप की इज्जत का ख्याल नहीं और ना ही अपने मनसब का ख्याल है। चीफ जस्टिस इसका सख्ती से नोटिस लें। इस शख्स ने अदलिया के मनसब को पामाल किया है। पार्लियामान से आइन के खिलाफ करारदाद मंजूर करने पर वजीर आजम और उनकी काबीना को नायल करार देकर ओहदे से फारिग किया जाए। ये मैंने कल रात को उसी वक्त जब मैंने ये देखा कि ये बात कर रहे हैं। बात ये है, देखें अल्लाह ने जब सजा देने आता है ना, और जिस तरह की वो अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला है, उसने कहा है कि मैं इंसाफ करने वाला हूँ, ये हमारा ईमान है, तो वो पूरा इंसाफ करता है उसके साथ। तो इनको पहले सारी दुनिया में नंगा करके जलील करेगा और फिर इनके पास इनको छुपने की जगह नहीं होगी। ये स्टेज चल रहा है अब इन लोगों का। मैंने कहा था ना कि करके नंगा होंगे, तो परसों मैंने कहा वो अतर मिनल्ला नंगा हुआ,
गालियां पड़ी उसको पूरे सोशल मीडिया पे। ये इन अल्लाह ताला इनके साथ कर रहा है। इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह की जात है, सिर्फ अल्लाह की जात है, और कोई किसी को पैसों के जरिए या किसी भी तरह से इज्जत नहीं दे सकता। अगर उसको जलील करना है तो वो लोगों के सामने जलील होगा, अपनी हरकतों से जलील होगा। और आप ये देखिए अल्लाह की कुदरत, सुभान अल्लाह, कि किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। इनकी अब अल्लाह ताला इनसे ऐसे काम करवा रहा है कि पूरे 22 करोड़ आवाम पूरी दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानी है वो इनको गालियां दे रहे हैं, इनको जलील कर रहे हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। और अभी और जलील होंगे। तो काजी ईसा ने भी यही किया। इसने ये ख्याल नहीं किया, जिसे मैंने उसमें इसमें लिखा था कि इसने अपने बाप की भी इज्जत नहीं की। इनका जो वालिद थे वो निहायत ही मुहिब वतन पाकिस्तान के तहरीक में शामिल होने वाले थे, और पाकिस्तान का रेजोल्यूशन 1940 में करारदाद पाकिस्तान की शक्ल में जब आया, उसमें 16 मेंबरान थे रेजोल्यूशन कमेटी के मेंबरान। उसमें इनके वालिद काजी मोहम्मद ईसा थे। तो अच्छी फैमिली से ताल्लुक है इनका, पढ़ी लिखी फैमिली से। इनकी एक और चची भी एमए में शायद रह चुकी हैं, और इनकी वाइफ भी एक्टिवली वेलफेयर में काम करती हैं, पाकिस्तान में करती थी। लेकिन क्या हुआ, इंसान की नीयत खराब होते हुए और लालच में जब वो आ जाए तो फिर उसकी पकड़ होती है कि ना एक दिन अल्लाह ताला रस्सी खोल ढीली कर देता है कि देखे कहां तक जाता है ये। इस शख्स ने जिस पे केस चल रहा है, इस पे ऑलरेडी केस चल रहा है, इसने नवाज शरीफ और इनसे मिल इनके जरिए ये केस है लंदन में इन्होंने फ्लैट खरीदा, ये जज थे। इतना पैसा तुम्हारे पास कहां से आया? और फिर ये कहा जा रहा है क्योंकि केस चल रहा है, अभी इसकी हकीकत आएगी सामने, उस केस को खारिज करवाया इस शहबाज शरीफ ने। और वो केस ये है कि इन्होंने लंदन में जब ये अपनी मनसब पे थे वहां पर फ्लैट खरीदा, और फ्लैट खरीदा अपनी बीवी के नाम। वही नवाज शरीफ वाली और जरदारी वाली सारी चालाकियां कि भाई मुझे ये बताएं कि आपका कोई प्रॉपर्टी है जो आपकी बीवी के नाम है, ये कैसे हो सकता है कि आपका उसमें हाथ ना हो? बीवी की हो या शौहर की हो, प्रॉपर्टी तो दोनों की है। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इससे, वो तो बीवी ही का है, बीवी ने लिया है। और बीवी के पास कहां से करोड़ों रुपया आ गया कि उन्होंने लंदन में फ्लैट खरीद लिया। और कहा यह जाता है कि उसके पीछे नवाज शरीफ का हाथ है। नवाज शरीफ और ये शरीफ फैमिली, क्योंकि बेसिकली ना ये सियासतदान है और ना ये कोई काबिल लोग हैं, ना इनमें कोई ज़मीर है। ये एक कारोबारी, निहायत ही घटिया किस्म के कारोबारी लोग हैं, और जहां अपना मफाद देखते हैं वहां लेट जाते हैं। ये वहां ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि कोई इज्जतदार आदमी नहीं करेगा। और इनकी चालाकी ये होती है कि जहां देखते हैं कि इस बंदे को खरीदना है, उसको लालच देके ऑफर करते हैं। वो कहते हैं नहीं ये गिफ्ट है। तो नवाज शरीफ ने इसकी मदद की और कहा कि नहीं जी आप तो हम बड़ी इज्जत करते हैं, आप जज हैं, और ये और वो धमाका। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में कोयटा से इन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था, काजी फाइज ईसा ने, वहीं कोयटा में ये पैदा हुए, और बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है। और उसके बाद में वहीं से इन्होंने अपना वकालत शुरू की, फिर बार एट लॉ किया और जज बने, और फिर ये चीफ जस्टिस भी रहे वहां पर, फिर कोयटा से, और फिर अब ये सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। और इन्होंने कोर्ट में आके ये बयान दिया, इनकी बीवी ने भी, कि जी हमने तो ये अपनी जॉब के दौरान हमने लोन लिया और उससे बनाया। वो केस चल रहा है अभी, और उस केस को इन्होंने वाइंड अप अब फिर ये जो बड़ा भाई जैसा चोर, छोटा भाई भी चोर। तो शहबाज शरीफ ने लालच दिया, हम कहा कि हम आपका केस जो है, जो अभी चल रहा है, उसको हम खत्म कर देते हैं, आप हमारी मदद करें। अब एक जो क्रिमिनल होता है ना, वो क्रिमिनल जो है फिर वो अपनी जान बचाने के लिए दूसरे क्रिमिनल की बात भी सुन लेता है वो। तो इन्होंने समझा कि ठीक है, हम ये इन्होंने डील की। लेकिन आज ना वो डील चली, और ना वो इनका कोई वो जो एक लालच था और जो एक फ्रॉडी जहन था वो काम आया। और अब आप देख लें कि इनकी पूरी जहां जहां पाकिस्तानी है, पूरे पाकिस्तान में, और जहां जहां पाकिस्तानी है वहां इनकी इनकी इनके ऊपर गालियां दी जा रही हैं, इनको जलील किया जा रहा है। क्योंकि ये देखें पार्लियामेंट का ये हॉल है, और इन्होंने चालाकी चालाकी यानी कि ये वो जो फ्रॉडिया होते हैं ना, जितना बड़ा फ्रॉडिया होता है वो इतना चालाक आदमी होता है। वो अपनी चालाकी दिखाता है, और उसी चालाकी में वो ऐसे भी काम करता है कि आखिर में उसकी जो है ना
जलील होता है और मौत होती है अपनी वजह से, अपनी हरकतों की वजह से। अब जो नंगे हो रहे हैं, जो जिनको मैं देख रहा हूँ कि नंगे हो रहे हैं, उसमें ना तो अवाम ने कुछ किया है अभी तक, अवाम तो अभी सड़कों पे निकली नहीं है, ना किसी और ने किया, ये अपनी हरकतों से जलील हो रहे हैं। और बेशक मेरा ईमान है कि ये अल्लाह ताला दिखा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं ये लोग, पाकिस्तान को खत्म करने वाले हैं। अब ये देखें, ये सुप्रीम कोर्ट के हाजिर जज हैं और ये बातें करता है सुप्रीम अपने चीफ के खिलाफ, चीफ जस्टिस के खिलाफ, और कह रहा है कि जी ये चीफ जस्टिस ने फैसला किया, अपनी दो लोगों ने बेंच बना के फैसला कर दिया, और ये बकवास कर रहा है बैठकर। और वहां पर अब किसके साथ बैठा हुआ है, ये देखें कौन कौन बैठा हुआ है इनके साथ में। ये सारे फराडी बैठे हुए, नहीं बैठे हुए, ये कायम अली शाह, ये अल्लाह माफ करे, मुझे कहना नहीं चाहिए, पता नहीं कितनी उम्र हो गई, लेकिन ऐसे लोग पता नहीं क्या गिद्ध का गोश्त खाया हुआ, ये मरता भी नहीं है, ये बैठा हुआ है बराबर में। और ये और भी ये फजल रहमान का बेटा है, और ये पीछे ये फराडी वकील बैठे हुए हैं, ये साहब, इनके दादाजी ने भी यही हरकतें की थी और ये पोता भी यही कर रहा है, ये तारड़, ये शहबाज शरीफ बैठा हुआ है। और अगर एक और आप देखें ऑप्टिक्स, ये टीवी पे नजर आई हैं कल ये चीजें, ये देखें जरदारी साहब तकरीर कर रहे हैं वहां पर, ये जो इनके चैंपियन है, गॉडफादर है, फराडियों के गॉडफादर है, जिनको 10% सारी दुनिया में कहते हैं लोग। मैंने बताया भी था आपको पिछले एक व्लॉग में कि मुझसे एक सेनेटर ने कहा, मैं बाद में बात करूंगा उसकी अगर वक्त मिला तो। ये देखें कितनी निगाह नीची करके ये सुन रहे हैं इन साहब को, जो 12 साल फ्रॉड के केस में जेल में रहे, फ्रॉड के केस में, और ये कहते हैं बड़े फखर से कि हमने जेलें काटी हैं। अबे भाई, तुम अगर फ्रॉड के केस में जेल काट के आओगे तो कहोगे कि हमने जेलें काटी हैं, कोई आपने कोई वतन के लिए काटी है, कोई सियासत में काटी है, आपने कोई पार्टी के, आपने ऐसे सियासी लीडर को जेल काटी है, आपने तो फ्रॉड में काटी है जेल। फिर इन जज साहब ने उस कन्वेंशन में, ये कन्वेंशन कह रहे हैं लेकिन वो पार्लियामेंट के सारे लोग बैठे हुए थे और पार्लियामेंट के हॉल में था, और ये किसको खिताब कर रहे हैं, ये मुझे, मेरे पास अब जाहिर है कि मैं गालियां तो देने सारा भी लोग में, दिल मेरा चाहता है कि इनको मैं ऐसी गालियां दे के सुनाऊं, ऐसी बातें करूं कि फिर आप लोग कहेंगे कि मैंने अतीक साहब ने कैसी बातें कर दी। दिल मेरा यही चाहता है, क्योंकि आपको आपको इसलिए चाहता है कि आपको ये तमीज नहीं है, आपने जलील किया एक पाकिस्तान के सबसे बड़े अदलिया के इदारे सुप्रीम कोर्ट को जलील किया है, क्योंकि आप खड़े होके सामने एक राजा रेंटल फराडिया जिस पर भी केस था, उसके सामने आप खड़े होकर उसको एड्रेस कर रहे हैं, माई बाप चीफ, माई बाप असेंबली नेशनल स्पीकर, एक फ्रॉडिया, उसको ये खिताब कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने देखा कैसा जलील किया है, कैसा जलील किया। और बराबर में कौन बैठा हुआ है, ये कौन बैठा हुआ है, ये वो है कि इसने 164 का हल्फिया बयान दिया, ये जज थे उनके सामने कि हाँ मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। आज ये वजारत ये खजाना है जिन्होंने पाकिस्तान के खजाने को बर्बाद कर दिया, भीख मांग रहा है, इसको भीख नहीं मिल रही और झूठा है ये। तो ये इसके बराबर में बैठ के ये बात कर रहे हैं, खिताब किससे कर रहे हैं, राजा रेंटल को, एक दूसरे फ्रॉडिया को। ये सिंध यूनिवर्सिटी में पढ़ता था राजा रेंटल, जब मैं भी यूनिवर्सिटी में था उस जमाने में, लेकिन ये जाहिर है कि किसी चीज में था नहीं, पीपुल्स स्टूडेंट फेडरेशन वगैरह में था ये, और उसके बाद में वही हरकतें जो ये करते हैं ये लोग। मैं उस पर जाऊंगा नहीं क्योंकि वो मौजू नहीं है, लेकिन सबको पता है कि पीपल्स पार्टी वाले क्या करते हैं, इनके जो आते हैं पीपल्स पार्टी में वो सारी हरकतें हमें पता है। मैं उस पर बात कर सकता हूँ, करता हूँ, मैंने बहुत किए, भुट्टो में भी किए। तो अगर कोई लीडर ने, किसी लीडर ने अगर सियासत के नाम पे कोई ऐसे काम किए हैं जो अच्छे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो उसके खतरनाक, जो उसके भयानक काम है उसको आप भूल जाएं। भुट्टो ने कुछ भी किया मुल्क के लिए, अव्वल तो किया नहीं है कुछ, मैं 1 बाय 1 बात कर चुका हूं, लेकिन ये बात तो नहीं भूली जा सकती कि बांग्लादेश तोड़ने में उसका हाथ था और बांग्लादेश टूटा, अक्सरियत पार्टी को हुकूमत नहीं दी गई, बांग्लादेश अलग हुआ, मशरकी पाकिस्तान आई मीन मशरकी पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश बना, और ये जो अकलियती पार्टी थी पीपुल्स पार्टी, जिसकी 81 सीट्स थी, 160 मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग के मुकाबले में, ये अक्सरियत में आ गई उसी अमान में, और जिस पे मैं बात कर चुका हूं, और वो आकर उन्होंने आइन बना दिया। ये वो एक जाली, जब मशरकी पाकिस्तान टूट गया तो उस पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं थी 140 सीटों वाली पार्लियामेंट की, लेकिन वही किया जो आजकल हो रहा है, एग्जैक्टली वही हो रहा है कि एक माइनॉरिटी के लोगों को मेजोरिटी बना के हुकूमत उनकी लाई गई, उनको पार्लियामेंट में बिठाया गया, और इसमें फौजियों का हाथ है, और उनसे सारे जितने
उनके क्राइम थे, बने हुए केसेस थे, वो एक-एक उन्होंने खत्म कराए। पिछले जब से ये साल आए, मुझे ये बताएं, ईमानदारी से बताएं आप, गैर जानेदार होके, क्या आज तक इन्होंने कोई ऐसी करारदाद पास की जिससे कि लोगों का फायदा होता? लोग ये तस्वीरें पूरी दुनिया में घूमिए कि आटा मांगने के नाम पे 20 के करीब लोग मर गए पाकिस्तान में। पाकिस्तान में हमसे यहाँ के लोकल पॉलिटिशियन सवाल कर रहे हैं कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। लोग, दूसरे मुल्कों के लोग चौंक गए। वो तसव्वुर नहीं कर सकते थे पाकिस्तान में ऐसी हरकतें होंगी, जो किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अफ्रीका के मुल्कों में देखते थे। भूख से लोग मर, आप सोचें जरा थोड़ी देर के लिए कि कोई इंसान इतना भूखा हो कि वो आटे का बैग लेने के लिए लोगों के, दूसरे लोगों के नीचे आ जाए, पैरों के नीचे आ जाए और जान दे दे, और लोग पैरों के नीचे कुचल दें वो अपना आटा खरीदने लेने के लिए। और उसमें भी वो ऐसा आटा जो गला सड़ा आटा, जिसको फेंकना था, उसको दे रहे हैं और पैसे ले रहे हैं, उस पर भी पैसे खाए जा रहे हैं। तो इनका इतना भयानक हाल होगा क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के साथ खेला है। ये पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं और इसके, इनके पीछे ये सारी माफिया बैरूनी साजिश का जो एक एजेंडा है उसको सर्व कर रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े जो ममालिक है वो शामिल हैं और पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक भी शामिल हैं। और उसमें इस वक्त वो कुछ लोग हैं, इमरान खान जैसे और मुहिब वतन सहाफ़ी, जो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान बच जाए, लेकिन उनके खिलाफ केसेस हो रहे हैं, उनको टॉर्चर किया जा रहा है। आप ये देखें, एक पीटीआई का, केपीके का लीडर गंडापुर, उसको मुसलसल टॉर्चर किया जा रहा है, मुसलसल। ये जो जजेस उनको पुलिस के हवाले करते हैं तहवील में, इनकी भी इबरतनाक इनको सजाएं होंगी, आप देखिएगा। मैंने पहले ही कहा है कि देखते रहें कौन कौन नंगा होगा। तो परसों 2 दिन पहले अतर में नाला नंगा हुआ, अब ये शख्स नंगा हो गया जो ये मुहिम चला रहा था चीफ जस्टिस अताउल्ला बंदियाल के खिलाफ। आज का दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें अब अताउल्ला बंदियाल इस पर क्या एक्शन लेते हैं। लेकिन मैं उनके सिचुएशन समझ सकता हूँ। सारे बाकी कुछ उसमें भी इन्होंने, यानी कि ये खाली ये काजी ईसा नहीं है, इसमें 4-5 और भी फराडी हैं। एक फराडिया, एक और भी जो जलील हुआ है अभी अपने बयान से, एक अब ये जलील हो गए, और अब जो बाकी रह गए उनका भी नंबर आएगा अगर उन्होंने तौबा नहीं की तो वो भी नंगे होंगे। अब मैं सलाम करता हूं कि चीफ जस्टिस और 1-2 लोग उनके साथ जज हैं, वो अपने जो उसूल है उस पर खड़े हुए हैं। देखना ये कि वो कब तक खड़े रह सकते हैं या कब तक उनकी सकत है, क्योंकि ये तो हर हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सोचें कि जब दुनिया ने ये तस्वीरें देखी होंगी तो क्या कहेंगे। आप नहीं समझते कि बिल्कुल सही, जिसने भी ये सर्वे किया है और लिस्ट बनाई है रेटिंग अदालतों की दुनिया की, उसमें इनको नीचे नंबर दिया पाकिस्तान को, क्यों? अब समझ में आ गई बात सबके। जहां पर के आला अदालत आलिया में बैठकर जज ऐसी हरकतें करें कि मुल्क के, ये नई दुनिया के बदनाम तरीन मनी लॉन्ड्रर, शरीफ फैमिली, दुनिया के बदनाम तरीन 10%। और मैंने बताया था कि यहाँ पर जब ये प्रेसिडेंट बने तो मुझे एक सेनेटर ने, काफी सीनियर पॉलिटिशियन हैं, अब वो रिटायर हो गए, उन्होंने मुझे फोन किया कि ये वही शख्स है, ये क्या आसिफ जरदारी ये प्रेसिडेंट बना है, ये वही जो बेनजीर का हस्बैंड है। मैंने कहा ये वही है। तो उसने कहा कैसे बन गया ये? तो फिर मैंने कहा पाकिस्तान में ऐसी चीजें होती हैं। तो फिर उन्होंने एक वाकया सुनाया इसकी कि ये किस तरह से यहाँ पर जब वो बेनजीर जो है वो प्राइम मिनिस्ट्री थी और यहाँ आए और किसी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के वजीर को ऑफर की कि हमें, हमारी कंपनी को, जिसको मैं कहूँगा, उसको प्रोजेक्ट दे दें केपीके में, वहाँ वो माइंस के एक्सप्लोरेशन के लिए, और हम आपको 10% दूंगा मैं, जिस बैंक में आप कहेंगे। ये उन्होंने कहा उस मिनिस्टर ने, और जो जिन्होंने मुझे बताया वो साथ बैठे हुए सब सुन रहे थे उसी टेबल के ऊपर। ये बात थी। देखें, इंसान अपनी कंपनी से पहचाना जाता है, इंसान अपनी कंपनी से। मैं अगर कोई जाके ऐसे लोगों के साथ बैठना उठना शुरू कर दूं और मुझे लोग देखें कि मैं किसी कैफे में, किसी में बदनाम जमाना के साथ बैठा हूं, तो लोग सोचेंगे ये अतीक साहब का भी कोई चक्कर है इनके साथ में। मेरा हो या ना हो, मैं किसी भी वजह से गया हूं।
मैं आपको बताऊं, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक वाकया मुझे याद आ गया। भुट्टो बेनजीर साहब जब दूसरी दफा प्राइम मिनिस्टर थी, लेट 90s की बात है, तो मेरे पास इनके एक सेनेटर हैं अब वो, उनका मुझे फोन आया, क्योंकि मैंने आर्टिकल वगैरह में जरूर ही लिखता हूँ अखबारात में, और उन्होंने उनको बेनजीर जो थी वो ये इंग्लैंड में थी, और वो उनको कुछ ट्रबल था ट्रैवल करने का, तो उन्होंने कहा कि हम वहाँ से किसी को देखें। न्यूजीलैंड में ये कॉन्फ्रेंस थी, उसमें इनविटेशन थी बेनजीर की, तो उन्होंने कहा कि किसी को देखें जो मुझे वहाँ रिप्रेजेंट कर सके और ये मेरा पेपर जो वहाँ पढ़ सके। तो उन्होंने कहा एक शख्स है जो कर सकता है, और तो मैंने वहाँ मुझे नज़र नहीं आता, न्यूजीलैंड में तो नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया में, मैं उनसे पूछता हूँ। ये मैं बाखुदा आपको बता रहा हूँ, मैं रोजे से हूँ। उन्होंने मुझे कहा फरहतुल्लाह बाबर, उन्होंने मुझे कहा कि जी वो अतीक साहब बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। मैंने कहा बताइए। उस वक्त फ़ोन होते थे, मोबाइल नहीं होते थे, तो उन्होंने फ़ोन मेरे घर के नंबर पे फ़ोन किया, और उन्होंने कहा कि जी मैडम जो है, मैंने कौन मैडम? कह रहे हैं बेनज़ीर साहिबा। मैंने कहा जी। उन्होंने ये कहा है कि आप किसी शख्स को देखें जो मुझे वहाँ रिप्रेज़ेंट कर दें, आपने सिर्फ़ उनकी स्पीच जो है वो वहाँ पढ़नी है, क्योंकि वो ट्रैवल नहीं कर सकती वो। और मुझे अब वो याद नहीं है कि वो कोई उनके साथ वो कोई लीगल प्रॉब्लम थे या क्या थे, उनके ज़ाती मसले थे। बहरहाल वो आना नहीं चाहते थे इंग्लैंड छोड़ के। तो आप वहाँ प्रेज़ेंट करें, आपके लिए तो बड़ी बात होगी। आप वहाँ बेनज़ीर को रिप्रेज़ेंट कर रहे होंगे, और वहाँ आप मैंने कहा कि मुझे आप सोचने का मौका दें, और मैं आपको कल तक बताऊँगा। तो मैंने कह लेंगे बस आप उन्हें कुछ नहीं करना, ना आपने तैयारी करनी है, वो हम भेजेंगे। बस आपने वहाँ कहना है कि वो बेगम साहिबा यहाँ आ नहीं सकीं, तो मुझे उन्होंने ड्यूटी लगाई कि मैं उनका पैगाम जो है, ये मैसेज जो है ये पढ़ लूँ। तो मैंने उनको कहा मैं आपको कल बताऊँगा, आप कल मुझे इसी टाइम फ़ोन कर लें। कह लेंगे ठीक है। फिर मैंने अपनी वाइफ़ को कहा, सुरैया को, कि इस तरह से मुझे ये ऑफ़र आई है। तो सुरैया ने मुझे कहा कि आपने क्या करना है? मैंने कहा कि मैंने ये सोचा है, ज़ाहिर है कि किसी को भी ऑफ़र मिलेगी, और आप ये ज़हन में रखें कि जब वो प्राइम मिनिस्टर से उतर गई थी, और फिर वो इंग्लैंड में रह रही थी, तो कह रही देखें कह रही है कि अब ज़ाहिर है कि किसी को भी मौका मिलेगा। बेनज़ीर एक बड़ी सियासतदान है, तो क्रेडिट की बात है। मैंने कहा क्रेडिट की बात तो है, लेकिन जो मेरी सहाफ़त में लोग मुझे क्या कहेंगे? मुझे सहाफ़त में लोग क्या कहेंगे कि मैं ज़ाहिर है मैंने कोई माल पकड़ा है, इनसे कोई पैसे लिए हैं, और मैं इतना पागल हो गया अपनी शोहरत के लिए कि मैंने बेनज़ीर जैसी करप्ट सियासतदान को रिप्रेज़ेंट करने चला गया। तो मुझे तो नहीं जाना चाहिए इसमें, भले कोई वो तो उसका तो, और इन पे केसेस चल रहे थे उस वक़्त बेनज़ीर पे, ज़रदारी पे भी, और ये पाकिस्तान नहीं आ सकते थे। तो दूसरे जब फ़ोन आया तो मैंने कहा कि जी बहुत शुक्रिया, पहले तो बेगम साहिबा को, बेनज़ीर साहिबा को मेरी तरफ से कहें कि बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये समझा इस काबिल कि मैं वहाँ रिप्रेज़ेंट करूँ, लेकिन मैं जा नहीं सकता। क्यों? मैंने कहा कि बस मैंने सोचा है काफ़ी, मेरी जो काम है, मेरा जो प्रोफ़ेशन है, मैं सहाफ़त में हूँ, मैं किसी सियासी पार्टी के लीडर को रिप्रेज़ेंट नहीं कर सकता। तो मैंने वो नहीं किया, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी कि मैंने सही फ़ैसला किया। लेकिन जिनके जो एक 420 लोग होते हैं ना, और सहाफ़त में तो बहुत हैं, लिफ़ाफ़े जो लेते हैं और फिर ज़लील भी होते हैं। ज़लील होते हैं, अभी ज़लील हो रहे हैं। कई सहाफ़ी भी नंगे हो रहे हैं। कल भी एक सहाफ़ी नंगा हुआ है, मैं अभी नाम नहीं लूँगा, फिर उस पे वीलॉग करूँगा मैं। वो भी नंगा हुआ है जो उसने हरकतें की हैं। तो बहरहाल अब ये है कि आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। एक और शख़्स नंगा हो गया, और इसको नंगा होना था, और बड़ा ज़लील हुआ है ये, और भी होगा अभी ये, अभी और भी ज़लील होगा। देखना ये है कि चीफ जस्टिस क्या करते हैं, इसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं, कि ये इन्होंने जो पार्लियामान के हॉल में जाकर, और वो एक तरह से असेंबली चल रही थी, क्योंकि वहाँ स्पीकर बैठा हुआ, स्पीकर से खिताब कर रहे थे जो एक फ्रॉडिया है, जिस पे केस है बिजली चोरी, उससे कमीशन खाने के, राजा रेंटल से नाम से पुकारा जाता है। किस तरह से आप कर सकते हैं? इवन मैं मुझे भी अगर कहें जो है कि नवाज़ शरीफ या ज़रदारी है वो, क्या आप पीपल्स पार्टी में आ जाएँ, सेनेटर बना देंगे, तो मैं वो लानत भेजता हूँ। आपकी औकात क्या है? दुनिया आपको गाली देगी तो मुझे भी गालियाँ देनी शुरू कर देगी। तो मैं तो अपनी इज़्ज़त से बैठा हूँ। एक शरीफ आदमी जिसका ज़मीर थोड़ा बहुत भी ज़िंदा हो, वो ये हरकत करेगा जो इन साहब ने ये हरकत की है ये। और मुझे तो अफ़सोस इस बात का है, ये जहन्नम में जाए, जहाँ पर भी जाए ये काज़ी ईसा, मुझे तो शर्मिंदगी, मुझे तो
तकलीफ और दुख है वो पाकिस्तान का है कि ये क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। तो खुदा के लिए कौम उठो, उठो, बाहर निकलो, इनको निकालो बाहर। अब इससे ज्यादा आप क्या देखोगे और क्या देखना चाहते हो आप? कितना जलील कराएंगे ये हमें पाकिस्तान में। हमें चाहिए कि हम खड़े हों सारी आवाम, हम देखें बाहर बैठे हुए हैं लेकिन हम ये काम कर रहे हैं जो अभी इस वक्त मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। तो अपनी जगह तो हमें हर एक को अलग अलग काम करना होता है, हम इस पे लगे हुए हैं, हम इनको पूरी दुनिया में। और मैं खाली वीलॉग ही नहीं करता हूँ या आर्टिकल नहीं लिखता हूँ खाली, मैं यहाँ के इदारों में मैं सारी कार्रवाई भेजता हूँ। आपको बताऊं मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम अपना हिस्सा डाल रहे हैं जो हम कर सकते हैं। आप अपना पाकिस्तान में हिस्सा डालें, हम आपके पीछे हैं। हम पूरी दुनिया में अगर ये कोई टॉर्चर करते हैं, आपको मारते हैं, कोई लोगों को कत्ल करते हैं, किसी प्रोटेस्ट के ऊपर ये फायरिंग करते हैं, हम पूरी दुनिया में हम लोग पैगाम पहुंचाएंगे। हम यहाँ पर सिडनी में सड़कों पे निकलेंगे, जाके एहतजाज करेंगे। जो हमारा काम है यहाँ पर रहकर वो हम करेंगे। आप भी अपना काम करें, अब दुआ करें। आज देखेंगे क्या सूरत हाल निकलती है, आज क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि ये 420 है। और दूसरा सबसे एक 420 इन्हीं की कैटेगरी का वो चीफ इलेक्शन कमीशनर है जो झूठ बोलता है। आप देखें ड्रामेबाजी कर रहा है ये सुप्रीम चीफ जस्टिस के साथ, ड्रामेबाजी। हाँ जी हम तैयार हैं। और दूसरी तरफ से ये वो सब मिले भगत है ना, ये एक लेटर बना के सुप्रीम कोर्ट कौमी असेंबली को भेज रहे हैं कि आइन में चेंज करके मुझे पावर दे दें कि मैं जो है, यानी कि मैं समराजी इलेक्शन कमिश्नर जो है वो तारीख का ऐलान करेगा। कौन से दुनिया में कानून बना रहे हैं आप? कोई शर्म कोई हया कुछ नहीं है लोगों को। इन्होंने और जलील होना है, लेकिन भले जलील हो, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान जलील हो रहा है। पाकिस्तान जलील हो रहा है और हमें पाकिस्तान को बचाना है, इन लोगों को निकालना है, पाकिस्तान से क्लीनिंग करनी है, उसमें टाइम लगेगा। और इस वक्त तो मुझे इमरान खान के अलावा आप बताएं मुझे कोई शख्स और है ऐसा, मुझे बता दें आप। मैं बारहा कह चुका हूँ कि मैं किसी पीटीआई की या किसी सियासी पार्टी की मैं वकालत नहीं कर रहा, ना उनको प्रमोट कर रहा हूँ। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और जो नजर आ रहा है मुझे, मैं उस पर बात करता हूँ। वो सच्ची बातें कर रहा है, दिलों के भेद तो अल्लाह जानता है, लेकिन जो हमें नजर आ रहा है हम ज़ाहिर है उसी पे बात करेंगे। तो ये बात है, फिर इंशाल्लाह बात होगी। आज आप जरूर देखें क्या कार्रवाई होती है, और आप भी अपनी आवाज आप दें, आप अपना हिस्सा डालें, आप बात करें इस जुल्म और ज्यादती के साथ, आपके मुल्क के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, फिर बात होगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह।